Hello friends, welcome back to my channel Learning Curve. This is Shivangi Bhadouria and today we proceed our discussion further. So let's start. Guys, as we learned, this is the hierarchical structure of compiler and we have already completed two phases of compiler, lexical and syntax analyzer phase. Now in this video, we will discuss about semantic analyzer phase. So let's start. Now we will understand the working of semantic analyzer and compiler. Till now we have understood about lexical analyzer and syntax analyzer, that how lexical analyzer converts code into a set of tokens, then that set of tokens is accepted by syntax analyzer, then that syntax analyzer converts set of tokens into a syntax tree. Now what is the working of that syntax tree in further phases of compiler? How it works? See guys, once the syntax is checked by syntax analyzer, the next phase determines the meaning of that source string. In turn, जब एक बार हमारा कोई भी सिंटैक्स एनालाइजर पास कर देता है फर्दर फेज दैट इज सिमेंटिक एनालाइजर को, तो सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, उस पर्टिकुलर सोर्स स्ट्रिंग की मीनिंग को डिटरमाइन करता है. Meaning in the sense, let us understand with an example. Suppose guys, there is a date format, then that date format is a syntax. Suppose there is a date 26/9/2009, बट गाइज ये डेट तो है, लेकिन इस डेट को लिखने के टू फॉर्मेट्स होते हैं. ये पर्टिकुलर डेट का एक फॉर्मेट तो क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया उसका, मतलब किसी भी डेट को लिखने का एक सिंटेक्स हमने डिफाइन किया. अब उस डेट को लिखने के दो फॉर्मेट हैं, इधर DDMMYY डेट मंथ ईयर और MMDDYY मंथ डेट ईयर. तो हमें डेट के किस फॉर्मेट को फॉलो करना है, DDMMYY या फिर MMDDYY वाला फॉर्मेट. तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टाइप चेकर का यूज़ करते हैं. बिकॉज सिंपल डेट के सिंटेक्स से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उस डेट का फॉर्मेट एक्चुअली में है क्या, किस तरीके से उस डेट को हमें रीड करना चाहिए, पहले मंथ आएगा या पहले डेट आएगी. तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टाइप चेकर का यूज़ करते हैं. दैट्स वाई सिमेंटिक एनालिसिस फेज इज ऑल्सो नोन एज टाइप चेकिंग. टाइप चेकिंग क्या करता है, बेसिकली टाइप चेकिंग हमारा जो भी सोर्स स्ट्रिंग है उसकी मीनिंग को डिटरमाइन करता है, दैट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, उसका बेसिकली मतलब क्या है, उसको हम किस फॉर्मेट में रीड करेंगे. इट एंश्योर्स दैट डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्राम आर सिमेंटिकली करेक्ट. ये क्या बताता है सिमेंटिक एनालाइजर के जो भी हमने डिक्लेरेशन किए हैं अपने प्रोग्राम में, या किसी भी प्रोग्राम का कोई भी स्टेटमेंट है, वो सिमेंटिकली करेक्ट है या नहीं. सिमेंटिकली करेक्ट मीन्स उसकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, जिस तरीके से उसका यूज़ उसको ऑलरेडी डिटरमाइन किया गया है उसी तरीके से उसकी वर्किंग हो रही है, वो कंसिस्टेंट है या नहीं. ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है सिमेंटिक एनालाइजर. ये हमारे कोड सोर्स स्ट्रिंग की क्या करता है, मीनिंग को डिटरमाइन करता है. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, अ टॉय ब्लॉक कुड बी कॉल्ड अ ब्लॉक, अ क्यूब और अ टॉय. ये कोई भी ब्लॉक है हमारा, प्लेइंग ब्लॉक होता है जो, उसको हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं, उसको हम क्यूब भी बोल सकते हैं, उसको हम टॉय भी बोल सकते हैं. बट उसका बेसिकली एक्चुअल मीनिंग क्या है वो कौन आइडेंटिफाई करेगा. सिंटेक्स ट्री तो सिर्फ क्या करेगा, उसको पास कर देगा कि ये टॉय ब्लॉक है, एक प्लेइंग ब्लॉक है. बट उसका एक्चुअल मीनिंग है क्या, उसको हम कई नेम्स कई फॉर्म्स हो सकते हैं उसके, तो उस फॉर्म को आइडेंटिफाई करने का काम हमारा टाइप चेकर करता है. That's why semantic analysis phase is also known as type checking. It ensures that declarations and statements of program are semantically correct. That is, that their meaning is clear and consistent with the way in which the control structures and data types are supposed to be used. सो बेसिकली हमारा जो भी कोड सोर्स है, सोर्स स्ट्रिंग है, उसकी मीनिंग को आइडेंटिफाई करना ही हमारा सिमेंटिक एनालाइजर का फंक्शन होता है, सिमेंटिक एनालिसिस फेज की वर्किंग होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस फेज. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस. सो देर आर सर्टेन फंक्शंस आर गिवन बिलो: टाइप चेकिंग, लेवल चेकिंग, फ्लो कंट्रोल चेक. सो व्हाट इज टाइप चेकिंग? See guys, basically type checking ensures the data types that you have used in your program that should be in a consistent way with their definition. That is, हम अपने प्रोग्राम में जो भी डेटा टाइप्स का हम यूज़ करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए.
लाइक जो भी हमने फंक्शन डेफिनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही डेटा टाइप्स को हमें यूज़ करना चाहिए to maintain the compatibility between data types and its definition, because it is a function of type checker that it checks whether your program is semantically verified or not. So it generates error if there is no compatibility between data types and their definition. Number 2, label checking. A program should contain labels references. What does it mean? Let's take an example. कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं लाइक इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़, तो इसमें क्या होता है, व्हेन इफ़ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू देन द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ़ आर एग्जीक्यूटेड एंड द एल्स पार्ट विल बी स्किप्ड. इफ द कंडीशन इनसाइड द इफ़ बॉडी इज फॉल्स then the control jumps to our else part and that else then the body of else part will execute. That is, जब हम इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं तो जब हमारा लेबल इफ़ कंडीशन पे होता है, अगर इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा हमारा कंट्रोल उस स्टेटमेंट पे जंप करेगा. अगर इफ़ की बॉडी फॉल्स है तो जो हमारा कंट्रोल होगा वो एल्स पार्ट की बॉडी के अंदर जंप करेगा और वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. सो इन दिस वे आवर प्रोग्राम चेक्स द लेबल्स प्रेजेंट इनसाइड द कोड. Now what is flow control check? Basically it keeps a check that control structures are used in a proper manner. That is, see guys, हमारे किसी भी फंक्शन के अंदर जो भी फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट का जो फ्लो होता है, बेसिकली 3 टाइप से हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होता है, लाइक सिलेक्शन, sequential और repetition. Sequential means default mode. Selection means used for, basically that is used for decisions or branching, that is choosing between 2 or more alternative paths. And the third one is repetition, that is used for looping. Looping means repeating a piece of code multiple times in a row. तो जो हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली अपने कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं और स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर. तो फ्लो कंट्रोल चेक बेसिकली यही करता है कि जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है हमारे, जो भी लूप्स हम यूज़ करते हैं लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तो जितने नंबर ऑफ उसमें कंडीशन दी हुई है, जितने रिपीटेशंस की, लाइक आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो 10 बार एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जैसे ही वो 11th टाइम एग्जीक्यूट करेगा तो कंडीशन फॉल्स होके हमारा कंट्रोल उस लूप के बाहर जंप कर जाएगा. सो देयर इज़ एग्जाम्पल लाइक नो ब्रेक स्टेटमेंट आउटसाइड अ लूप, कि हमारे लूप के अंदर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज़ नहीं कर सकते. तो ये सब चेकिंग हमारा कौन करता है, फ्लो कंट्रोल चेक. सो दीज आर द फंक्शनिंग ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस. See guys, there is a syntax tree regarding the equation total equals to count plus rate star 10 semicolon. तो हमने syntax tree के लेक्चर में ये पढ़ा हुआ था. Guys, if you are watching this video directly, so it's my request, please go and watch my syntax analysis phase video and then come to this video, so then you may clear your doubts easily. तो यहाँ पे जो फिगर, जो सिंटैक्स ट्री गिवन है, ये सिंटैक्स ट्री हमने ये इक्वेशन से जनरेट किया था विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स एनालाइजर. तो अब ये सिंटैक्स एनालाइजर का ये सिंटैक्स ट्री क्या है, एक आउटपुट है. देन दिस आउटपुट इज एक्सेप्टेड बाय सिमेंटिक एनालाइजर. तो सिमेंटिक एनालाइजर इसको एज एन इनपुट एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे टाइप चेकिंग लगाएगा कि जो भी हमने यहाँ पे टोकन्स यूज़ किए हैं उनका टाइप है क्या, बेसिकली लाइक टोटल, काउंट, रेट, ये सारे के सारे आइडेंटिफायर्स हैं. और इक्वल्स टू, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेटर हैं. 10 इज़ अ कांस्टेंट. तो ये सारे तो टोकन्स हैं और ये सिंटैक्स ट्री एक बना हुआ है. तो अब इस सिंटैक्स ट्री के इन टोकन्स को हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि इनका मीनिंग बेसिकली है क्या, ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, या फिर कैरेक्टर टाइप है, कांस्टेंट वैल्यू है. तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको सिमेंटिकली वेरीफाई करने के लिए सिमेंटिक एनालाइजर इस सिंटैक्स ट्री को एक्सेप्ट करेगा और एज एन आउटपुट जनरेट करेगा क्या, एक सिमेंटिकली वेरीफाइड ट्री. सिमेंटिकली वेरीफाइड मीन्स इट वेरीफाइज द मीनिंग ऑफ ईच एंड आइडेंटिफायर इन अ पार्ट्स ट्री इज करेक्ट. वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी हमने आइडेंटिफायर अपने पार्ट्स ट्री में यूज़ किए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं, एज पर द मीनिंग है वो कि नहीं. तो यहाँ पे सिंटैक्स ट्री जो ड्रॉ है, तो यहाँ पे एक पहला आइडेंटिफायर हमारा क्या है, टोटल. तो टोटल शुड बी इंटीजर वैल्यू और इट शुड बी फ्लोट वैल्यू,
या तो वो डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है और सिंपली इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। काउंट भी हमारा फ्लोट भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली जनरल अगर हम देखें तो फ्लोट हम काउंट को कंसिडर करेंगे, फ्लोट टाइप का ये होगा। रेट बेसिकली रेट तो हमारी जो भी हम रेट लगाते हैं अपने किसी भी इंटरेस्ट पे, तो वो हमारा परसेंट में होता है। परसेंट हमेशा किस में हम लेते हैं, फ्लोट वैल्यू होती है हमारी। इंटीजर इंट टू फ्लोट हम कंसिडर करेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे आइडेंटिफायर्स का मीनिंग बता रहे हैं, आइडेंटिफायर्स का बेसिक मतलब बता रहे हैं कि मतलब ये आइडेंटिफायर किस टाइप के हैं। सो इन दिस वे सिमेंटिक एनालाइजर determines the meaning of any parse tree. Guys, whenever a semantic analyzer performs type checking, there could be any of the semantic errors. Like these type of errors are basically detected at compilation time. The semantic error can arise is using the wrong variable or doing operation in wrong order or using wrong operator. That is, जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हमारा जो प्रोग्राम है उसमें एरर जनरेट होना एक नॉर्मल बात है। जैसे सपोज हमने किसी भी रॉन्ग वेरिएबल का यूज़ कर लिया है, या कोई रॉन्ग ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, या कोई रॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो इस तरीके की एरर से हमारे कंपाइलेशन टाइम पे एक एरर जनरेट होती है। तो उस एरर को हम बोलते हैं सिमेंटिक एरर्स। सो सर्टेन एरर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सिमेंटिक एनालाइजर विच आर गिवन एज अंडर। नंबर 1, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। तो इस टाइप की एरर में क्या होता है, बेसिकली किसी भी नॉन इनिशियलाइज्ड वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं हम। मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया हुआ जिसको हमने इनिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये भी एक तरीके से एरर जनरेट करेगा। यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, इंटीजर आई वाइड एफ इंट एम इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पे टी वेरिएबल को हमने यूज़ किया है जो कि क्या है, अनडिक्लेयर्ड है। दैट्स वाई इट शोज़ द सिमेंटिक एरर। तो किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना नेसेसरी है, अदरवाइज इट जनरेट्स एरर। नंबर 2, टाइप मिसमैच, दैट इज़ इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड्स। मतलब कि हम इस तरीके के ऑपरेंड्स का यूज़ करें जो कि इनकम्पैटिबल हो। लाइक देयर इज अ स्टेटमेंट इंटीजर ए इक्वल्स टू हेलो। सो हेलो इज अ स्ट्रिंग एंड द वेरिएबल ए इज अ इंटीजर टाइप. So there is no compatibility between these two different data types. So the string types string and the integer are not compatible, so it will generate error. Number 3, multiple declaration of variable in a scope. मतलब within a scope हम किसी भी वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर करते हैं, देन इट विल ऑल्सो जनरेट एरर, बिकॉज वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि हम किस फंक्शन को किस वेरिएबल को हम कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एरर जनरेट करेगा ये. नंबर 4, एक्सेसिंग एंड आउट ऑफ स्कोप वेरिएबल. मतलब अपने स्कोप के बाहर हमने जिस किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है उसको अगर हम एक्सेस करते हैं विद इन द स्कोप, देन इट विल ऑल्सो जनरेट एरर. नंबर 5, एरर्स इन एक्सप्रेशंस. मतलब हमने अपने प्रोग्राम को लिखते टाइम ही उसकी एक्सप्रेशंस में कोई भी एरर कर दी है. लाइक देयर इज अ स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू लर्निंग कर्व एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंटीजर ए इक्वल्स टू 5 minus s. So guys, here 5 is a integer value, but string s is a string value. So the minus operator doesn't support arguments of type string. तो स्ट्रिंग टाइप का जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं वो हमारा माइनस ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि माइनस एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो क्या करता है, इंटीजर वैल्यू के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करता है. सॉरी, माइनस इज एन arithmetic operator, not assignment operator. So it will also generate error whenever two different types of arguments are used, then they doesn't support each others, so it will generate error. Number 6, actual and formal parameters mismatch. That is, अपने प्रोग्राम के अंदर अगर हमने जो भी एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स यूज़ किए हुए हैं, अगर वो आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट है, then it will also generate error. Let me clear you what is actual and what is formal parameters. See, actual parameters are those parameters when they appear in function calling, while formal parameters are those parameters as they appear in function declaration or function prototype. That is, वो सारे वेरिएबल्स या फिर वैल्यू जिनको हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे पास करते हैं उनको हम एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं, while
all those variables that are written or declared in function definition और prototype. मतलब वो सारे वेरिएबल जिनको हम फंक्शन की डेफिनेशन या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे उनकी वैल्यूज़ को हम रिसीव करते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स. सो वेन एवर दीज टू पैरामीटर्स आर मिसमैच्ड देन इट विल जनरेट एरर. So friends, if you like this video, please hit the like button and please share this video with your friends and subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest notifications about my upcoming lectures. See you soon guys. Stay home, stay safe. Thank you.